सभी को मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। बट इनके हमारे वक्ताओं के और आपके बीच मैं ज़्यादा नहीं रहूँगी, ये सिर्फ एक कहने की बात होती है, रहूँगी। बट राजस्थान को लेकर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ अगर एक साथ बैठी हो तो ज़रूर आपके सवाल जवाब भी होंगे, तो उसके लिए भी समय रखेंगे। और मैं चाहूँगी कि एक एक सवाल आप लोगों से पहले कर लें, फिर आगे चलाते हैं, लेकिन बीच में एक समय रखेंगे आपके ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर से पहले क्वेश्चन आंसर करके आखिर में इनको समय मिलेगा कुछ अपनी बात और कहने का। तो ये थोड़े रूल्स ऑफ द हाउस हैं। मैंने तो मेरा मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया है, आप लोगों का आशा है बंद ही होगा। जब हम कहते हैं पधारो हमारे देश, तो ऑटोमेटिकली लोगों के मन में आ जाती है राजस्थान की बात। अभी थोड़ी नोक-झोंक हो रही थी कि राजस्थान कहता है पधारो हमारे देश, आने के लिए भी, जाने के लिए भी। और इस देश या प्रदेश का एक कौन सी महक है, इसको हम किस चीज़, इसकी पहचान क्या है? किसी भी स्थान की पहचान क्या सिर्फ खाना होता है? यहाँ के वो बात करते हैं अरे वर्ल्ड हेरिटेज में आपके किले बने हुए हैं, तो ठीक है वो भी है। संगीत है, जयपुर का तो कथक, और हमारे पास कथक की देश की सबसे ख्यातिनाम परफॉर्मर हैं, मेरी कॉलेज टाइम की फ्रेंड। मैं आप करके इनसे बात कर रही थी, फिर मैंने सोचा मंच पे तो आप ही रखूँगी, लेकिन अच्छा, पद्मश्री देवल जी, नंद किशोर जी, मनीषा जी और दुष्यंत जी को तो आप लोगों ने कई सेशंस में देखा है। तो राजस्थान के इतने आयाम हैं, और ये उन आयामों में से चुनिंदा विधाओं के माहिर हैं, ऐसे और भी हैं। व्हाट मेक्स राजस्थान? व्हाट इज द एसेंस ऑफ राजस्थान? क्या एक शब्द में हम राजस्थान को सीमित कर सकते हैं? वर्तमान जो एक राज्य की बाउंड्री होती है, उसके भी आप आगे देखो तो ये बहुत दूर तक राजस्थान जाता है। तो मैं चाहूँगी कि मनीषा जी आपसे शुरुआत एक बार कर लें। आप आपकी लेखनी से तो सब परिचित हैं, अभी इन्होंने अनाउंस भी किया, और अभी जो आपकी लेटेस्ट किताब है वो एक आदिवासी पे बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपको राजस्थान से भी प्रेरणा मिली होगी, आपका जन्म यहीं का है शायद, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुछ बताएंगे उसके बारे में। वन्या, और दरअसल वन्या में कई कहानियाँ ऐसी हैं जो राजस्थानी आदिवासी जनजातियों से जुड़ी हैं, चाहे वो बंजारा जनजातियाँ हों या अगर हम कहें कि भील जनजाति से। तो एक कहानी है ज़मीन, वो उसी इलाके से, जो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ का इलाका है, वहाँ जहाँ मेरा बचपन बीता, और जहाँ पर बहुत सारी ऐसी लोक नाट्य, जैसे गवरी। मुझे याद है कि हम छोटे से थे, चित्तौड़गढ़ के गांधी चौक में गवरी का खेल हुआ करता था। और या फिर मैं कहूँ कि स्वांग मेरी एक कहानी है, तो गफूरिया मुझे हमेशा याद आते हैं। तो मेरी कहानियों में राजस्थान कभी छूटता नहीं, क्योंकि वो सारी की सारी जो छवियां हैं मेरे मन में, गवरी का नाट्य हो रहा है, होली का मौसम है, टेसू फूल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरी कहानियों में लगातार बनी रही हैं। पर क्या आप सोचते हो कि ये लाजमी है, आप किसी क्षेत्र में रह रहे हो या किसी समय के लिए वहाँ चले गए हो या ज़्यादा वक्त रहे हो, तो क्या ये लाजमी है कि वहीं के बारे में लिखना है? रीमा जी, मेरे साथ तो उल्टा हुआ है। मैं कभी राजस्थान बस अभी 3 सालों से ही रह रही हूँ। मैं अपनी टीनेज में और उसके बाद शादी के बाद मैं यहाँ से चली गई थी। मेरे पति वायुसेना अधिकारी हैं, तो दरअसल एक नॉस्टैल्जिया की तरह राजस्थान मेरी हमेशा कहानियों में रहा। तो दूर जाकर भी जिसकी चमक फीकी ना पड़े, वो कहलाता है राजस्थान, और उसकी छवियाँ हमेशा मेरी कहानियों में बनी रही। क्या खूबसूरती से आपने इस चीज़ को मैं इस वक्त चाहूँगी कि नंद जी आपसे भी थोड़ी बात करें इस बारे में कि आप मीडिया से जुड़े हो। मैं सुबह से कोशिश कर रही थी इनको याद दिला दूँ, एक मैं 4 साल की थी, किसी ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम में गई, और मेरी जब बारी आई बोलने की तो मैं माइक पे चुप रही। इन्होंने कहा इनको कुछ याद नहीं है, ये इनका बड़प्पन है, क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते कि मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन आपने वो दौर भी देखा है जब बहुत सारी संस्थाएं बन रही थी, देश स्वतंत्र था, नई नए चीज़ें बन रही थी, नाटक अकेडमी, भाषा संबंधी और भी चीज़ें। तो मीडिया से भी आप जुड़े रहे हो, आप खुद लिखते भी हो।
इस पूरे बदलाव के साथ साथ, या बदलाव नहीं कहिए लेकिन आगे घड़ी तो रुकती नहीं है, आगे चलती है, आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान का एक जो मूल रूप है और जो संस्थाएं हैं, चलिए संस्था को फिलहाल छोड़ भी देते हैं, वापस आ जाएंगे उस बात पर क्या सब में कुछ राजस्थान की बात झलक रही है या झलकनी चाहिए भी? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी राजस्थान को जानना हो तो पहले उसकी भाषा के माध्यम से हम जानेंगे, क्योंकि हमारी पहचान जो है वो भाषा के माध्यम से। आप किसी भी देश के नागरिक को अगर उसकी आइडेंटिटी के साथ, उसकी जड़ों के साथ जोड़ना चाहेंगे तो एकमात्र स्रोत जो है वो भाषा बनती है, जो आपको उस क्षेत्र से, उस संस्कृति से जोड़ती है। और हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो ये राजस्थान, वो राजस्थान उतना ही नहीं है जितना 1947 में जब राजस्थान के रूप में प्रांत गठित हुआ। उससे पहले जो यहाँ की 19 रियासतें थी और जो राजपूताना के नाम से जाना जाता था, और उससे भी पहले जो मरु प्रदेश है, जो रेगिस्तान है, उसके साथ जुड़ा हुआ जो इतिहास है, वो सब भी हमारी धरोहर है, वो सब भी हमारी विरासत का हिस्सा है। और ये जो विरासत है ये किस तरह से अलग है, ये उसकी भौगोलिक दृष्टि से तो अलग आपको दिखाई देती ही है, लेकिन भाषा और उसका साहित्य, उसकी संस्कृति, उसका पहनावा, उसका खान पान, ये सारी चीज़ें मिला करके एक राजस्थान की छवि बनाते हैं। वहाँ आप अपनी पहचान तलाश करते हैं कि यहाँ हमें एक राजस्थान का आदमी, राजस्थानी आदमी मिलेगा। और ये बात लगभग देश के सभी लोगों के साथ लागू होती है। हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के साथ बड़े नाम भी जुड़े हुए हैं। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो आप संस्कृत काल में माघ जैसा बड़ा कवि जो है वो हमारे प्रदेश में हुआ, जिसकी संस्कृत साहित्य में एक अपनी पहचान है। उसके बाद हम प्राकृत के दौर में आते हैं तो 9वीं शताब्दी से राजस्थानी साहित्य का इतिहास मिलता है। उसके उपरांत आप जो पृथ्वीराज राठौड़, जब पृथ्वीराज चौहान जब यहाँ के राजा थे तो उसके समय में चंद बरदाई नाम का बड़ा कवि हुआ जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा। इसी तरह से ढोला मारूडा दुआए कुशरलाभ जी ने लिखा। उसी के पैरेलल बहुत सारे बड़े पोइट्स और संस्कृति से जुड़े हुए लोग होते हैं जिन्होंने राजस्थान को राजस्थान होने की पहचान दी है। फिर इसी से जुड़े हुए मीरा मध्यकाल में एक बड़ी कवियत्री के रूप में आती है, जो मेवाड़ में महाराणा प्रताप जितनी अहमियत रखते हैं, एक स्त्री के रूप में, एक स्त्री मूवमेंट के रूप में भी आप उसको देखें तो एक बड़ा नाम है मीरा का, जो पूरे देश में अपनी पहचान रखता है, जिसे MS सुब्बुलक्ष्मी भी गाते हुए गर्व महसूस करती है। इसी तरह से और तमाम तरह के जो संत परंपरा से जुड़े हुए जितने संत हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोक देवता जो है वो कुछ नहीं थे, सामाजिक हीरो थे, समाज के भीतर से पैदा हुए लोग थे, वॉरियर्स थे, जिन्होंने बड़े कौज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और जो आज देवता के रूप में, लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, जिनके स्थान है पूरे प्रदेश में। पूरे वर्ष में ऐसे मेले लगते हैं, ऐसे उत्सव होते हैं जिनसे राजस्थान की पहचान होती है, जिनसे जुड़े। आप जैसलमेर का बड़ा मरु उत्सव करते हैं, उसी के पास रामदेव जी का रुड़ेचा है। ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई है जो राजस्थान को एक पहचान देते हैं, और उस आकर्षण से जुड़े हुए देश दुनिया से लोग आते हैं, वहाँ रहना पसंद करते हैं। मेवाड़ भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ढूंढाड़ भी उतना ही महत्वपूर्ण है, हाड़ौती क्षेत्र उतना महत्वपूर्ण है, मेवात हमारा क्षेत्र है जो अलवर के, उसकी अपनी इतिहास है, आप खुद इतिहास की जानकार हैं। ये इतनी बड़ी विरासत के धनी हैं हम, जिसके लिए हम कहते हैं कि आओ हमारे देश, पधारो हमारे देश। चलिए आपसे वापस आपके पास आएंगे वर्तमान की बात भी करने, लेकिन एक बार मैं वर्तमान की बात दुष्यंत जी से भी कर लूँ, क्योंकि अब आप इनका भी दोबारा परिचय नहीं देंगे। इनकी पुस्तक का विमोचन भी हुआ है, डिस्कशन आप सत्र हुए, अच्छा होना है 6 बजे, ये खुद ही बता देंगे, पर मैं बोल देती हूँ आज 6 बजे चारबाग में पुस्तक में। तो आपने संगीत लिखा है, उसमें ज़रूरी नहीं कि राजस्थानियत, अगर ऐसा कोई शब्द है, हो, झलके ना, लाजमी है कि झलके। मैं एक दूसरे पहलू पे अगर आ जाऊँ, आधुनिक की तो आपने बात की, वर्तमान जो लेखन है उसमें क्या ये काफ़ी है कि आप राजस्थान में हो इसलिए आप राजस्थान के बारे में लिखो? और दूसरा जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अब आपने शोध किया है, इतिहास के आप PhD हो, डॉक्टर हो, हिस्ट्री में काफ़ी किया है, म्यूज़ियम्स पे काम किया है,
तो अगर कोई संग्रहालय बने जिसमें राजस्थान की हम एक अक्स देना चाहें, पहचान देना चाहें, तो बिल्कुल संक्षेप में उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये माइक मैं नहीं दे रही, आपको वो वाला लेना पड़ेगा। ये मेरा कंट्रोल, न्यूक्लियर कंट्रोल बटन है। नमस्कार सबको। हाँ, मैं कई सवाल एक साथ रीमा जी ने रख दिए, जितने मेरी स्मृति में ठहर पाए उतने मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और तो मुझे पहली बात तो ये लगती है कि मैं जो आधुनिक राजस्थान है उसमें ये देखता हूँ, अगर केवल कलाओं के संदर्भ की बात होगी तो मैं शायद, मुझे लगता है कि कलाएं किसी आइलैंड में नहीं होती हैं, वो हमारे समाज से जुड़ी होती हैं, समाज से निकलती हैं, तो उनका कोई अलग वजूद नहीं होता है। एक तो मैं इस रूप में मानता हूँ। तो जब हम कलाओं की बात करेंगे तो राजस्थानियत के साथ बात करेंगे, अगर जब हम राजस्थान का कंटेक्स्ट अगर लेना चाहेंगे तो। और जहाँ तक मेरे लिखने की बात है तो मैं बीच बीच में राजस्थानी में कुछ लिखता रहा हूँ। पहली किताब राजस्थानी में थी, फिर कुछ अनुवाद किए, और जब बॉलीवुड में जाना हुआ, हिंदी सिनेमा के आसपास काम करना शुरू हुआ, तो मैंने पहला गीत जो यहाँ रह के लिखा था वो था गैंग्स ऑफ वासेपुर की जो संगीतकार है स्नेहा खानवलकर, वो MTV के लिए एक शो बना रही थी। तो वो ट्रैवलिंग शो था, तो वो हर स्टेट में जाती थी और वहाँ एक गाना बनाती थी। तो जब वो राजस्थान आई तो वो राजस्थानी गाना मैंने लिखा। तो वो स्नेहा खानवलकर के साथ वो एक अलग तरह का काम था। और उसी शो में से जैसे एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, टिंग टुंग टुंग द साउंड बजदा, मैं रेफरेंस केवल याद दिलाना चाहता हूँ, वो एक अलग सीज़न में था, मेरा एक गाना 5 अलग सीज़न में था। तो कुल मिला के बात ये है कि राजस्थानियत को मैं नए संदर्भों में इस रूप में देखता हूँ। गर्व करने के हमारे पास बहुत सारे रीज़न होते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई भी इतिहास का समय काल जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। कभी गर्व के भी क्षण होते हैं, कभी आत्मनिरीक्षण के क्षण भी होते हैं। मैं उनको अपराध बोध के क्षण नहीं कहता। आत्मनिरीक्षण के समय होते हैं या गौरव बोध के हमारे पास बहुत से अवसर होते हैं। मैं हमारे समय को वापस एक रिवाइवल देखता हूँ कि मुझे लगता है कि फ्यूडलिज्म की तरफ हम जब वापस जा रहे हैं राजस्थान में, मैं देखता हूँ कि एक सामंती मानसिकता की तरफ हम वापस जब जाते हुए देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। ये नया राजस्थान है कि रजवाड़े जब चले गए, हम डेमोक्रेसी में आ गए, हर आदमी प्रिंस है, हर आदमी राजा है, तो क्यों कहा जाए कि जयपुर का महाराजा, जयपुर की राजकुमारी, जोधपुर का राजा, जोधपुर की महारानी, एवरीबडी इज ए प्रिंस, एवरीबडी इज ए किंग इन द डेमोक्रेसी। हर वोटर जो है वो राजा है, हर व्यक्ति जो है वो राजकुमार है। तो मुझे ये बात लगती है कि हम क्यों उस दौर में लौट के जाएं जो कितनी शिद्दत से हम दुनिया के बेहतरीन सिस्टम डेमोक्रेसी को हमने हासिल किया है, तो हम वापस क्यों जाएं। तो आप अपने आसपास देखेंगे कि हम वापस किस रूप में जा रहे हैं, तो वो मुझे एक रिग्रेसिव ख्याल रखता है, मुझे दुख देता है। और मैं उस दुख से, मुझे कोई उससे निकट भविष्य में कोई रास्ता नहीं दिखता है, क्योंकि वो एक सामूहिक प्रयास होगा। हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हो जाएं, हम उसी फ्यूडलिज्म की तरफ जाना चाहें तो ये हमारा विकल्प है, क्योंकि गड्ढा सामने हो, हम फिर गड्ढे में गिरना चाहें तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अगला सवाल रीमा जी कुछ बोलना चाहिए। फिर आ जाऊंगी आपके सवाल पर। वो म्यूजियम का था, लेकिन एक बार आगे चलते हैं, फिर आ जाएंगे वापस। प्रेरणा, आपसे, आप कथक करती हैं, कथक की जानी मानी कलाकार हैं। आपको संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली से भी और स्टेट से अवार्ड्स तो बहुत मिले हैं इनको। और अभी जैसा कि इन्होंने परिचय में भी आपके बताया, नए आयाम तक आप पहुँचे हैं। तो पुराने और नए को आप अपनी तरह से कैसे जोड़ रही हैं, और क्या कभी कभी दुख होता है क्या कि जहाँ थे उसको हम आगे किसके हाथ कैसे चला पाएंगे, या आपको लगता है कि आगे के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको चला लेंगे? नमस्कार। राजस्थान से जुड़ाव, और पहले थोड़ा सा इतना सा बोलती हूँ कि जो भी मेरा बीज जो कथक का अगर डला तो वो राजस्थान में ही डला, जयपुर में। और जयपुर नाम से घराने हैं, इसलिए जयपुर तो बहुत समृद्ध है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे क्लासिकल फॉर्म्स इतने सारे हैं। ये अकेला राजस्थान है जिसके पास में शास्त्रीय कलाएं भी उतनी ही उन्नत हैं जितनी लोक कलाएं हैं। ये अलग बात है कि हम लोक कलाओं पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं शायद, और हम शास्त्रीय पे थोड़ा कम दे रहे हैं।
पर शास्त्रीय कलाएं सर्वाधिक हैं हमारे यहाँ, और वो किसी और स्टेट में नहीं है। रही बात इसकी कि मैंने इसको क्या नया आयाम दिया, होता क्या है कि हम जब पारंपरिक चीज़ें सीखते हैं तो वो करते करते नई होती जाती हैं, और आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता लगता है कि कुछ माइल्स आप निकल आए आगे। तो वो नया आयाम भी जो था वो भी इसलिए हो पाया क्योंकि साहित्य का समावेश उसके अंदर हुआ, और जब साहित्य का समावेश हुआ तो उसमें और एक बहुत सुंदर बात यह है कि राजस्थान का बैकग्राउंड और यहाँ से सीखने की वजह से जो लोक कलाओं का एक कहना चाहिए संस्कार मिला, तो वो लोक कलाएं भी हमें अपने शास्त्रीय नृत्य में बहुत कामयाब करने में माहिर होती। जैसे राजस्थानी जो भी डांस करते हैं उनकी कलाई बहुत अच्छी चलती है, ये कहा जाता है कि उनकी कलाइयाँ बहुत अच्छी चलती हैं, तो वो कलाइयाँ आपको कथक में ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसा राजस्थान की कितने सारी ऐसी बंदिशें हैं जो कथक में अब पारंपरिक रूप से नाची जाती हैं। बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं, बहुत सारी ऐसी भंगिमाएं हैं जो यूं कि यूं हम कथक में इस्तेमाल करते हैं, और उसमें घरानों का बंधन नहीं है, हर घराने के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये समृद्धि है जो हमें राजस्थान से यूं मिली है। और मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैंने उस बचपन में ऐसा देखा है कि हर गर्मी में एक समर कैंप्स होते थे जिसके अंदर क्योंकि उस समय जो सांस्कृतिक संस्कार हम लोगों को मिला वो इतना गहरा था कि एक तरह से रविंद्र मंच हमारा दूसरा घर होता था, जहाँ पे आप हर साल 40 दिन सारे कलाकार जानते हैं कि 40 दिन का चिल्ला खींचा जाता है। चिल्ला खींचने का मतलब है कि आप उस चीज़ पे महारत हासिल करना चाहते हैं, और वो चिल्ले का मतलब है कि आप सही समय पे एक ही तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो वो 40 दिन का कैंप होता था हर साल गर्मियों में, और उसमें थिएटर भी है और म्यूज़िक भी है, डांस भी है, और हम लोग बिल्कुल मतलब गर्मियों की छुट्टियां कहाँ बीत जाती थी पता नहीं चलता था। सारे बड़े कलाकारों को हमने जयपुर में सुना अपने बचपन में, पर उसके बाद में जैसा मनीषा जी ने कहा कि वो भी टीनेज में बाहर चली गई, मैं भी टीनेज में चली गई दिल्ली, और उसके बाद मैं अभी लौटी हूँ बस कोविड के बाद। तो अब जो मैं देख रही हूँ वो डिफरेंट है, उस पर बाद में बात करती हूँ। बिल्कुल बाद में बात करते हैं। अब मैं आऊँगी पद्मश्री सीपी देवल जी से और उनसे सवाल करती हूँ कि आपने लेखन वाली परंपरा और मौखिक परंपरा दोनों को देखा है, दोनों को जुड़ते हुए भी देखा है, किसी एक पे तवज्जो ज़्यादा तवज्जो कम वो भी देखा है। तो उस पर एक तो आपसे टिप्पणी मैं उपेक्षित करती हूँ, और दूसरा कि आगे क्या आप देखते हैं, आगे का क्या राह है जो हम लोगों की सिर्फ साहित्य के दृष्टि से नहीं, सारी विधाओं को लेते हुए। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आज का जो विषय है पधारो मारे देश, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये देश कौन सा है, राजस्थान क्या है, राजस्थान की अस्मिता क्या है। बहुत अच्छी बातें कही मेरे दोस्तों ने कि कला के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्रों में, राइटिंग के क्षेत्र में इन लोगों ने अपने अनुभव बताए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि राजस्थान कोई भी प्रदेश सिर्फ राजनीतिक सीमाएं खींच देने या नक्शे पर बन जाने से प्रांत नहीं कहलाता। उसकी कल्चर क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, वो जब तक वो आइडेंटिटी आपके पास नहीं आएगी, वो अस्मिता नहीं बनेगी, तब तक आप किसी भी प्रांत को, ठीक है वो राजनीतिक दृष्टि से बन गया, भौगोलिक दृष्टि से भी बन गया, लेकिन वो राजस्थान कंप्लीट राजस्थान नहीं। एक बहुत गलत परिभाषा चलती है हमारे यहाँ कि जब जेम्स कर्नल टॉड ने सबसे पहले राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में, तो सारे लोगों ने ये समझा कि राजस्थान का मतलब होगा राजाओं का स्थान। लेकिन ये एब्सोल्युटली गलत है। शुरू जहाँ से उठी बात वहीं से गलत प्रसंग है। वहाँ अगर हम इसको जानना चाहें कि ये राजस्थान क्या है, तो हमें 9वीं शताब्दी में, जैसे नंद जी ने बताया,
कि कुवलय माला और वहाँ तक जाना पड़ेगा भीनमाल में बैठ कर करके। तो वहाँ एक बात आ रही है कि वो लिख रहा है मरुभाका। तो मरुभाका क्या है? उसी मरुभाका से देश बना, तो वो मरु देश है। मरु देश क्या? मरु देश का मतलब राजाओं का स्थान नहीं होता, डेजर्ट लैंड, डेजर्ट होता है एक अर्थ में, लेकिन उन अर्थों में डेजर्ट नहीं होता। वो होता है द लैंड ऑफ सैंड्यूम्स, जो इस सूत्र में छुपा हुआ है। ये कन्हैयालाल सेठिया की कविता की पंक्ति है कि पधारो हमारे देश, तो हमारी मांड राग की पंक्ति है, लेकिन वो ये कहते हैं जहाँ पर देश रमण्य आवे धरती धो रही। तो धरती, राजस्थान का मतलब होता है धरती धो रही। मैं पिछले लगातार 52 वर्षों से आपके साक्षी में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं लगातार, कभी मैंने अपने लेखन समय में 15 मिनट भी इस बात में जाया नहीं किए कि मैंने राजस्थान और राजस्थानी इसके अलावा न तो कुछ लिखा न वहाँ से बाहर गया। राजस्थान क्या है? मेरे अग्रज हैं, बहुत प्रसिद्ध लोक कलाविज्ञ थे, पद्म भूषण हैं, पद्म भूषण कोमल कोठारी जी की किताब रखी है यहाँ। वो तमाम उम्र काम करते रहे और अंततः वो एक ओरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिख कर करके, और वो भी इंटरव्यू में उन्होंने। एक आदमी को राजस्थान को समझने में अपनी पूरा जीवन लग जाए। इतिहास को देखें तो कविराज श्यामलदास से लगाकर रीमा जी मेरे साथ बैठी हैं, कोई पार ही नहीं है। अभी तक आप उसी को ही खंगाले चले जा रहे हैं। और मेरा तो दावा है कि अभी तक इतिहास भी पूरा का पूरा सामने नहीं आया है। संस्कृति और ये बातें तो बहुत आगे की बातें हैं। हम जानते ही नहीं कि सन 47 में हमें जो राजस्थान मिला, जब मैं ये काम करने लगा, मैं एक उदाहरण से बताऊं आपको, ये रीमा जी खुद जानती हैं उस बात को। हम अब तक जानते रहे कि ये जो मिनिएचर आर्ट है, लघु चित्र कला है, वो लघु चित्र कला पहाड़ों के अंदर, क्योंकि कांगड़ा की स्कूल है, चंबा का स्कूल है, बसोली का स्कूल है, तो हम ये सोचते थे कि सबसे अच्छा काम और सबसे अधिक काम सिर्फ वहाँ हुआ। कोई बंदा ये जानने को तैयार नहीं, कौन बताए कौन। और मैं दावे से कहता हूँ 9 स्कूल हैं राजस्थान में सिर्फ मिनिएचर पेंटिंग के। एक महाभारत के ऊपर, जिस पर मैंने पिछले दिनों काम किया, 5,600 चित्र बने हुए हैं। राजस्थान में मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बराबर तो और कहीं पर भी इतनी वो नहीं है, पेंटिंग्स भी नहीं है हमारे पास। हम जान ही नहीं सकते हैं, ये एक ऐसा समंदर है। तो मैंने जैसे कोमलदा का नाम लिया, मैं जानता हूँ विजयदान देता तमाम उम्र तक लोक कथाएँ, और उन्हीं में राजस्थान ढूंढते रहे। मैं हर एक विधा में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं जब ये देखता हूँ, मैंने पिछले दिनों एक किताब करी थी, आप लोगों को बहुत ताज्जुब होगा कि विश्व की किसी भाषा के पास में गर्व करने की ये परंपरा नहीं हो सकती कि उसके पास छंद कितने। मेरी राजस्थानी भाषा में 104 छंद हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन उन 104 छंदों में से एक छंद है गीत, लिंगल गीत। उसके 184 प्रकार हैं, 184। संसार की किसी भाषा में छंदों की इतनी समृद्ध परंपरा नहीं हो सकती। हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम बता नहीं पाते। तो राजस्थान तो मतलब आप अंदाज लगाओ, मैं ये तो नहीं कहता अंधों का हाथी है, पर एक ऐसा समंदर है कि उसकी अस्मिता को ढूंढ के अभी भी हम लोगों को बाहर लाना पड़ेगा। तो चंद्र प्रकाश जी, जैसा आपने कहा ये सागर है, डुबकी लगाओगे तो एक मोती शायद मिल जाए, सीप मिल जाए, हाथ भी खाली रह जाए, लेकिन उसका एक जो अंश हम सबके साथ अगर साझा करना चाहें तो वो क्या हो सकता है। मैं चाहूँगी आप लोग एक एक नहीं, आप सभी एक एक वाक्य में इसको बोलें, लेकिन उससे पहले कैन वी हैव यू अप हियर। 4 या 5 सवाल पूछ लें, फिर एक ये राउंड हो जाएगा। मैम संचालन आप इसलिए करेंगी कि वरना वो कहेंगे बायस है। 4 सवाल अभी चाहेंगे ताकि उसके आधार पर आप आगे बोलें, और समय की सीमा थोड़ी रहती है। ये माइक में दे सकती हूँ जी, कोई भी हाथ हो। All right. Is there anybody with a question? Yes, sir. There is already a raised hand. Manas,
प्लीज देयर इन द फर्स्ट आइल टोटल 4 है, एक यहाँ है, ओके, एक ओके। पीछे है। ठीक हेलो सर विल कम टू यू मेरा सवाल दुष्यंत जी से है। अभी आपने बोला कि राजस्थान फ्यूडलिज्म की तरफ जा रहा है, वापस जा रहा है, तो वो परसेंटेज तो काफ़ी कम लगता है मुझे। बाकी तो हम सब जगह डेमोक्रेसी ही देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आप स्पष्ट करेंगे। और ये सवाल इनको दोबारा याद दिला देंगे, सवाल का उत्तर एक साथ लेंगे। अगला। मेरा क्वेश्चन देवल सर से के साथ है। सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा है ये राजस्थान की छोटी छोटी अन्य भाषाओं को खा रही है? एक सवाल ये है। दूसरा, मान लीजिए कोई राजस्थानी विदेश में रहता है तो उसकी क्या पहचान है? मान लीजिए कोई बंगाली रहता है, गुजराती रहता है, तो उनके पास उनके परिधान है, उनका खान पान है, उनकी वेशभूषा है। हमारा तो जैसा हमारा है वैसे मध्य प्रदेश वालों का है, तो हम अलग पहचान कैसे है फिर ठीक हमारी? है। एक पीछे सवाल था, आपके भी पीछे था एक का, लेकिन आप बोल लीजिए। तो मेरी पैदाइश तो जयपुर की है, लेकिन मैं रहा जयपुर से बाहर, पिछले वर्ष ही जयपुर में आया हूँ। तो अपने बच्चों को और अपने जो हमारे दोस्तों उनको बताने के लिए कि राजस्थान क्या है, और ख़ास तौर से एक चीज़ जो राजस्थान की बाकी जगहों से बहुत फ़र्क है वो ये कि बहुत कल्चरली एक्टिव जगह है। मतलब इस वक्त भी JKK में कुछ हो रहा है, RIC में कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कल्चरली एक्टिव है। तो इसका कारण क्या है? इज़ इट बिकॉज राजस्थान में मुगल्स जो हमारे रूलर्स थे, उन लोगों ने मुगल्स के साथ जो पीस ट्रीटी रखी, उस वजह से यहाँ की पीस की वजह से इतना इसका कल्चरल उत्तर हम एक्टिव इन पे छोड़ देते हैं। आपने सवाल पूछा, एक लास्ट सवाल। अरे मैं आपके पीछे सीपी हाथ देवल था। साहब और रीमा ओझा से पूछना चाहता हूँ कि जैसा आपने भी बताया देवल साहब ने कि राजस्थान के इतिहास के बारे में या राजस्थान के बारे में हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। मैं रीमा जी आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि वसुंधरा जी ने एक योजना शुरू की थी हमारे राजस्थान में, अपनी धरती अपना लोग योजना, और इस योजना का उद्देश्य था राजस्थान के इतिहास को पुनर्लिखित किया जाए, क्योंकि ये कोल कल्पित इतिहास ज़्यादा नज़र आता है, तोड़ मोड़ कर पेश किया हुआ है। क्योंकि कर्नल टोड साहब एक विदेशी इतिहासकार थे जिन्होंने एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखा, तो एक विदेशी माइंड से लिखा हुआ इतिहास था। अतः इस इतिहास की सही जानकारी नहीं मिली। जैसे रानी पद्मिनी के बारे में भी कहा ठीक जाता है। है कि वो ठीक है, हमारे आपका राजस्थान से आपका थी। सवाल समझ लिया है, और आपका जवाब मैं नहीं दूंगी, बाकी वक्ता देंगे ताकि उन्हें समय मिले, क्योंकि रिमा समय जी, का अभाव है। एक प्रश्न और ले लेंगे। एक लास्ट प्रश्न, जी लेकिन हेलो आपका सवाल सर। नोटेड है, कोई भी जवाब मेरा नहीं। नाम इंदिरा है। मैं नंद सर से एक क्वेश्चन करूंगी। अभी सर ने बताया कि अपने जो लोक देवता है जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, जैसे आपने अभी डोला मारू बताया, और भी बहुत सारे लोक देवता है, दुर्गा दास, माई एड़ा पूत जन जड़ा दुर्गा दास, तो क्या उनके बारे मतलब उनके बारे में लोगों को जानना चाहिए ना बहुत सारा, तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? थैंक यू। ओके मैम, थैंक अच्छा, यू वेरी back मच। to मैं me। एक बात कहना चाहूँगी। हाँ, बोलिए। ढोला मारू देवता में नहीं गिने जाएंगे, वो हमारे लोक साहित्य के एक पात्र हैं, चरित्र हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आप सोचेंगे कि ये बीच में सवाल क्यों किए? खैर ज़्यादा बीच में नहीं है, समय वैसे ही ख़त्म होने वाला है, लेकिन इससे हमारे वक्ताओं को हो सकता है कुछ और कहना वो चाह रहे हो, वो भी कह लेंगे और इसको भी जोड़ लेंगे। तो पहला कोई भी दे सकता है, किसी भी क्रम में आए हो गए। अब जवाब दीजिए जिन जिन से उन्होंने स्पष्ट, मेरे से जो इतिहास का पूछा मैं अभी जवाब नहीं दूंगी, बाद में दे सकते हैं। मैं दूंगा। बिल्कुल सर। मेरे हिस्से में 2 सवाल आए हैं, और एक तो बहुत बड़ा सवाल है, उसका इतना लंबा जवाब है श्रीमान कि जो सवाल आपको परेशान कर रहा है वो परेशान हम सभी उसी सवाल को लेकर के परेशान हैं। वो एक तो ये कि इतिहास में भी इतिहास की इतनी शाखाएं हैं। एक राजनीतिक इतिहास ही सिर्फ इतिहास नहीं होता, उसका सांस्कृतिक इतिहास भी होता है, उसका सामाजिक इतिहास भी होता है, उसका आर्थिक इतिहास भी होता है, और उसका लोक इतिहास भी होता है। तो जब तक हम इन सारे क्षेत्रों में राजस्थान की अस्मिता को नहीं टटोल लें, तब तक तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि राजस्थान क्या है। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं नहीं कहता, और मैं तो उनको भी कहता था कि आप इस तरह से सोचना बंद कर दें, लेकिन उन्होंने एक बड़ा मार्मिक सवाल किया। भाषा को तो मान्यता नहीं, तो जो मेरे यहाँ करेंसी चलती है उसके ऊपर राजस्थानी में लिखा हुआ नहीं है कि ये 100 रुपया का नोट है, फिर भी चल रही है। और 47 में जब यूनियन जैक उतरा और जब कलदार
जो था वो खारिज हुआ, ठीक उसी दिन मेरी भाषा खारिज हो गई। अब आइए राष्ट्रगान पर, वो पूछते हैं मुझसे कि बताइए इसमें राजस्थान कहाँ है, क्या बताऊं, कैसे बताएं? तो सवाल यह है कि कमी नहीं है, कमी है हमारे यहाँ के नेताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति की। वो सोचना ही नहीं चाहते कि 75 वर्ष हो गए हम बिना आइडेंटिटी के एक स्टेट को चला रहे हैं, ये स्टेट को स्टेट बना रहे हैं। राजस्थानी के बिना कैसे बन सकता है ये स्टेट? इसकी और क्या पहचान हो सकती है? हिंदी तो 10 स्टेट की भाषा है। इसलिए आपको ये उससे अलग करने, और हम नहीं करने वाले हैं। हजारों हजार चीज़ें जो हैं वो ये साबित कर सकती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी की संस्कृति है और संस्कृति की संवाहक भाषा है। जो बातें राजस्थान के सीलेंट फीचर्स हैं, वो राजस्थान के सीलेंट फीचर्स हमने कहाँ बताए? मेरे यहाँ संगमरमर निकलता है, कोई बात नहीं, तांबा निकलता है, जिंक निकलता है। क्या इससे स्टेट बन जाएगी? क्या इससे राजस्थान बन जाएगा? राजस्थान में क्या तो रीति रिवाज हैं, क्या खान पान है, क्या पहनवास है, वो सब कुछ मेरी संस्कृति तय करती है, और वो भी लोक संस्कृति तय करती है। तो ऐसे में यदि हम अपने स्टेट की लोक संस्कृति को भी नहीं जान पाए 75 वर्षों में, तो माफ़ करिएगा, जब तक लगेंगे तब तक ये सब विलुप्त होती चली जाएंगी। रीमा जी ने जो शुरुआत में मुझे जो ओरल ट्रेडिशन के बारे में पूछा था, उसके बारे में भी मैं बता दूं कि ओरल ट्रेडिशन जिसके अंदर पूरा का पूरा, मैंने कोमलदा का नाम लिया, उनका इतिहास है। मैं आज इस सत्र के बाद एक सत्र हो रहा है, बिल्कुल। और मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि आप उसमें आइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि 800 वर्षों से ये पाबूजी की पढ़ का जो सिलसिला है कौन जीवित रख रहा है, कैसे जीवित रख रहा है, कौन उसके जजमान है। और अल्टीमेटली यूएनओ परेशान है कि ये जो मौखिक शब्द था वो लिखित शब्द के आते ही मरने लग गया। कौन बचाएगा उसको? लिखित शब्द के बाद में यांत्रिक शब्द आया, उससे लिखित शब्द गायब हो गया। अब यांत्रिक शब्द से तो अब तो डिजिटल शब्द के ऊपर हम लोग आ गए हैं, तो वो सब खत्म हो जाएगा। चंद्रप्रकाश जी, थोड़ी बात काट रही हूँ, जी। लेकिन अगर आप यहाँ पे अभी नहीं समापन करेंगे तो आपका वो सत्र चालू नहीं हो पाएगा। पर अभी एक मिनट और मिलेगा आपको। पर दुष्यंत जी से जो पूछा रजवाड़, वो बात यहाँ आ जाती है कि आपने जो कहा कि ध्वज नीचे हुआ अंग्रेजों का, क्या हुआ? मैं सवाल के जवाब में अपनी बात रखूंगा, और शायद पिछली कुछ छूट गई थी तो वो भी कहना चाहूँगा अगर समय इजाज़त देगा। तो मैं आपसे खुश हूँ कि आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम फ्यूडलिज्म की तरफ नहीं लौट रहे हैं। काश ये अच्छी बात हो, और काश आपकी बात में सच्चाई हो, मैं बहुत खुश होऊंगा। पर मुझे ये लगता है कि हमारे आसपास जब कोई किसी को नाम के बजाय उसके नाम के पहले संबोधन लगा के राजकुमार, राजा, राजमाता कह के पुकारता है, हम में से कोई आपत्ति नहीं करता। अखबार में जब ये विशेषण छपता है, कोई नहीं कहता कि रजवाड़े चले गए, क्यों नाम के आगे राजकुमार लगा। कोई पत्र लिखता है, कोई किसी पत्रकार को फ़ोन करके बोलता है संपादक को, मैं अखबार में काम करता रहा हूँ, कि रजवाड़े चले गए, क्यों राजा लगाया नाम के आगे। उन व्यक्तियों से किसी से मुझे ऐतराज़ नहीं, वो हमारे डेमोक्रेसी में सम्मानित नागरिक हैं, वो भी काम कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, पर हम क्यों किसी पुराने रजवाड़े वाले के नाम के आगे राजा लगाएं। पर सवाल ये है कि राजा के नाम कोई हमारे साथ बैठ के बात में भी लगाता है तो हम उस पर टोकते नहीं हैं, क्योंकि हम इस गर्वानुभूति में आए नहीं हैं कि हम डेमोक्रेसी के बराबर के नागरिक हैं। और मैं कहता हूं कि किसी को अगर ये कहा जाता है, मेरे सामने कोई किसी को राजा कहता है, तो मैं कहता हूं मेरा ये अपमान है, मेरी डेमोक्रेसी का अपमान है, क्योंकि डेमोक्रेसी मुझे हक देती है कि आई एम इक्वल टू यू। मेरा बेटा भी राजकुमार उतना ही है जितना फलां रजवाड़े का बेटा राजकुमार है, बिल्कुल तय बात है। दूसरी बात, एक इतिहास के गैप की बात हुई थी, रीमा जी से सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब देने की हिमाकत करता हूं कि एनल्स की बात देवल साहब ने की, टोड ने किया, बहुत अच्छा काम किया, खोज की सारी बातें रखी गई। गैप्स ऑफ हिस्ट्री हमारे यहाँ बहुत है जिन पे बार बार बात की जानी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि पावर बदलती है, अपने मुताबिक इतिहास लिखाया जाता है। हर बार बदलने को ये कहा जाता है कि यार हम गैप पूरे कर रहे हैं, जबकि वो एजेंडा से मुताबिक अपने गैप पूरे करते हैं, वो एब्सोल्यूट हिस्ट्री की तरफ नहीं जाते हैं। कोई नहीं जाता एब्सोल्यूट हिस्ट्री की तरफ, केवल अपने एजेंडे के मुताबिक कुछ नई चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं।
एक उदाहरण देता हूँ कि बीकाजी ने बीकानेर बसाया, एक नया स्टेट बनाया, जोधपुर के राजा के बेटे थे, नाराज होकर चले गए। उससे पहले वहाँ 300-400 सालों तक गोदारा जाटों का राज था। मुझे इतिहास की किसी किताब में उन पर एक चैप्टर नहीं मिलता। मैं उस इलाके से आता हूँ पर मुझे नहीं मिलता, क्योंकि राजस्थान में राजपूत पावर में आए और फिर उससे पहले की हिस्ट्रीज में आपको मिलेगा कि कालीबंगा आहड़ की सभ्यता तो मिल रही है, गुप्त काल के कुछ सिक्के तो मिल रहे हैं, पर उससे पहले कौन राजा थे, कौन राज करता। जयपुर के मीणाओं का इतिहास आपको नहीं मिलता। आप एक राजपूत जो रूलर रहे उनकी फैमिली को जानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, पर आपको पता है कि पहले राजा से पहले जो जिसने कछवाहा राजा था, उससे पहले यहाँ कौन मीणा शासक था, हम उसमें जाने की चेष्टा नहीं करते। गैप्स ऑफ हिस्ट्री इज देयर। उसके लिए रीमा आहूजा की किताबों को भी देख ले, क्योंकि वहाँ पूरी कोशिश हुई है कि गोदारों की, औरों की, दहिया, मतलब जो थे। लेकिन मैं देख रही हूँ 2 वक्ता बोलना चाह रहे हैं, तो नंजी, प्रेरणा, आप फैसला कर लो, हु गोज फर्स्ट। आपने जो सवाल किया था लोक देवताओं के बारे में, एक बात आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी परंपराएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए मुख्य जो शक्ति है वो हमारा समाज है। इंस्टीट्यूशन जितने हैं, संस्थाएं जितनी हैं, उनको भी अगर किसी ने ताकत दी है तो वो हमारी सोसाइटी ने खुद ने दी है। सरकार और दूसरे जो हमारी व्यवस्था है, ठीक है, वो संभालती है हमको। भाषा भी हमारी अगर किसी ने संभाल के रखी है तो आम जनता ने संभाल करके रखी है। आप कितना ही मान्यता दीजिए या न दीजिए, वो भाषा जनता के पास सुरक्षित है। लोक देवताओं के अपने अपने समाज हैं, विष्णोई संप्रदाय हैं, पूरा का पूरा एक संगठन है उसके पीछे। ऐसे ही रामदेव जी हैं, उनके कामड़िए होते हैं, उनके स्थान हैं, और पूरे देश भर में हो ना हो, लेकिन राजस्थान में उसकी पर्याप्त मान्यता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 बड़े स्टेट उससे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से करणी जी का जैसे यहाँ प्रताप है, देवल साहब बैठे हुए हैं, जानते हैं कितना बड़ा क्षेत्र है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उससे जुड़े हुए। ये इससे जुड़े हुए तमाम संगठन हैं। सरकार से थोड़ी उम्मीद ये करते हैं कि आप के साथ में लोक कल्याण का विभाग है, आपके पास में उसका बजट होता है, तो थोड़ा ऐसी संस्थाओं को सुरक्षित कीजिए। साहित्य को लेकर के जितनी संस्थाएं हैं वो आज कमज़ोर पड़ रही हैं, उनको कौन संभालेगा? हम लेखक अपने बूते पर जितना कर सकते हैं हम लेखक के रूप में काम करेंगे, लेकिन हमें भी तो एक पीछे एक संरक्षण चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, तो वो थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। इसलिए हम कई बार आपकी समाज की मदद मांगते हैं। मुख्य रूप से मुझे लगता है कि हम सब की जो सोर्स तो ताकत है वो हमारी जनता है, हमारा ऑडियंस है, हमारी पाठक वर्ग है, जो हमें संभालेगा और इस देश को, इस प्रांत को और इस देश की प्रांत की भाषा को संभालेगा। बड़ी खूबसूरती आपने कहा। प्रेरणा, जो भी सुरक्षा की बात हो रही है कि राजस्थान की संस्कृति और संस्कार कैसे सुरक्षित होगा, उसमें सबसे बड़ी बात है, जैसा देवल साहब ने भी कहा, कि कलाएं बहुत ज़रूरी हैं, और अगर हम कलाओं का संरक्षण नहीं करेंगे तो हम राजस्थान की पहचान को बिल्कुल खो देंगे। जैसा कि सब शुरू में कह रहे थे कि सिर्फ खाना और क्या, आप थोड़ा सा डांस देख लें, कालबेलिया देख लें, या हम सब भूल गए, हम घूमर वगैरह सब भूल गए, हम अब सिर्फ कालबेलिया सोचते हैं। तो खाली वो तो नहीं है, इसके अलावा बहुत संस्कृति। और जैसा मैंने कहा कि शास्त्रीय कलाएं, यहाँ का ध्रुपद है, यहाँ की पखावज है, यहाँ का ख्याल गायन है, जिसके इतने बड़े बड़े गायक हैं, मल्लिकार्जुन मंसूर, अश्विनी भिड़े, किशोरी अमोनकर, जो जयपुर घराना गाते हैं। आज जयपुर घराने के जितने कथक कलाकार हैं, उनको जयपुर से, राजस्थान से बाहर जाकर नाम मिला, उन्हें राजस्थान में रहते हुए नाम नहीं मिला। ये बहुत अफसोस की बात है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि यहाँ एक ऐसी जगह बने जहाँ पर सारी कलाएं एक साथ आके खड़ी हो सकें, और जिन्हें भी, और ये एक तरह का कल्चरल टूरिज्म हो सकता है कि जिन्हें भी जयपुर घराना अगर नाम से कुछ भी सीखना है, चाहे वो पखावज है, कथक नृत्य है, ख्याल गायन है, डागरवाणी है, कुछ भी, उन्हें जयपुर आना पड़े, राजस्थान में आना पड़े, और उन्हें ऑथेंटिक चीज़ें मिले। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, जो अभी तक नहीं हो पाया। और मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पे जब मैंने बातचीत करने की कोशिश की तो मुझे ये कहा गया कि वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन कथक। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ? देखिए, इस तरह की तो विडंबनाएं हैं और इनका हल हम लोगों को ही ढूंढना है। और क्योंकि समय का जो एक वो चक्र चलता है, मैं उसको ज़्यादा देख रही हूँ, सुन भी रही हूँ आप लोगों को। पर मैं चाहूँगी मनीषा जी, यू स्पोक, आप लिखते हो, आपने कहा कि बचपन राजस्थान का था, लेकिन राजस्थान अभी भी आपकी कृतियों में है। लेकिन आपको कहाँ कहाँ से उस वक्त, अब मैं प्रेरणा का नाम लेके, प्रेरणा तो नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसे कौन आपके गुरु थे, किनको पढ़ा, जिससे आपको लगा कि अभी भी राजस्थान का वो भाव आपके साथ चल रहा है?
बिल्कुल अगर मैं शुरुआत से शुरू करूं तो नंद चतुर्वेदी जी की कविताएं थी, हरीश भादानी जी थे, नंद जी को पढ़ा और सीपी देवल साहब को, अर्जुन देव चारण जी को पढ़ा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर मैं बहुत अपने बचपन में मैं जाती हूँ तो मुझे याद है कि हमारी कठपुतलियों की ट्रेनिंग देवीलाल सामर जी ने की थी। तो वो उदयपुर में शिविर लगाते थे, उन्होंने कठपुतली कला को दोबारा से जीवित भारतीय किया। कला मंडल, हाँ, उनको कठपुतली कला का भागीरथ कहा गया। तो मुझे याद है कि उन्होंने उस कच्ची उम्र में हमें कहानियाँ लिखवाते थे कि जो मंच पे आप कठपुतलियों का प्रदर्शन करेंगे, उन कठपुतली के खेल पे पहले तो आप कठपुतली बनाएं और उस कठपुतली को मंचन करें। तो वो बीज वहाँ से पड़ा। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि किसी भी लेखक के लिए बहुत सारे लेखक तो एक एकलव्य है, बहुत सारे अगर आपके लिए द्रोणाचार्य होते हैं तो ये सारे नाम हैं। और नंदकिशोर आचार्य जी का नाम नहीं लूँगी तो मेरी बात पूरी नहीं होगी। और मैं देख रही हूँ कि राजस्थान से बहुत सारे युवा आकर हिंदी का पूरा एक साहित्यिक परिदृश्य पूरा कर रहे हैं। उनमें दुष्यंत हैं, इरा हैं, तस्नीम है, उमा है, ऐसे बहुत सारे युवा हैं तो जिनको मैं पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि राजस्थान का बहुत सारा विलुप्त हिस्सा ये लोग घेरते हैं, घेर रहे हैं। ठीक, आप धन्यवाद इसके लिए। दुष्यंत जी, आपको अगर म्यूज़ियम डिज़ाइन करवाया जाए, क्योंकि मैं बार बार उस चीज़ पे वापस आ रही हूँ क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा है, उस पर शोध किया है, तो ऐसी क्या चीज़ बन सकती है जिसमें राजस्थान का अक्स भी आ जाए, अंश भी आ जाए, पहचान भी आ जाए? इस वक्त उत्तर देंगे तो ज़रूर दें, वरना हमारे पास ये मंच नहीं तो दूसरा मंच होता है। आपकी लेखनी भी है, आपकी कविताएं भी हैं। आई थिंक चंद मिनट बचे हैं। बिल्कुल सर, आप देखिए, ये सब कुछ जो समस्याएं हैं ये अभी तक तो आपके सामने रख दी गई है। ये जो बिरादरी है, चाहे कला के किसी क्षेत्र में काम करती है, ये अपने पूरे जान और दम के साथ काम कर रही है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी सरकारें क्या कर रही है 75 वर्षों में। हमारी जो कला अकादमियाँ हैं, साहित्य की अकादमियाँ हैं, अभी जिक्र किया इन्होंने लोक कला मंडल का। अब आप कब तक जिक्र करते रहेंगे लोक कला मंडल का, रूपायन संस्थान का, चौपासनी शोध संस्थान का? ये काम जो है अस्मिता बनाने का काम सरकार का है, और सरकार के यहाँ कलाएं जो है वो प्रायोरिटी में नहीं है। सबसे बड़ी बात, राजस्थान को राजस्थान बनाना है तो सरकार को इस कला जगत को प्रायोरिटी दे करके उस अस्मिता को बाहर लाना। धन्यवाद। चंद लम्हे बचे हैं, अपने वक्ताओं में से कोई भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। इतिहास में रीमा जी मुझसे ज़्यादा जानती हैं, फैक्चुअली मुझे करेक्ट भी कर सकती हैं, और मैं सिर्फ एक इशारा भर इस रूप में करना चाह रहा हूँ कि शायद राजस्थान के लोग, नई पीढ़ी के लोग कम इस बात को जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ और भाषाओं की बात आई तो राजस्थान से कुर्बानी मांगी गई थी, और कुर्बानी मानने वाले थे गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि राजस्थान को हिंदी स्टेट होना चाहिए, और क्योंकि हिंदी से राष्ट्रीय एकता प्रबल होगी। और वो कुर्बानी जो हमसे मांगी गई कि राजस्थान की भाषा हिंदी रख दी जाए, वो कुर्बानी गुजरात से नहीं मांगी गई, और उस कुर्बानी का खामियाजा हम आज तक भुगतते हैं कि हमसे भाषा छीन ली गई, हम पराई भाषा में बात करते हैं, हम सोचते नहीं हैं। मैं ये बात सीपी देओल साहब की बात में जोड़ते हुए कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारी सारी आलोचनाएं, सारी निंदाएं, सारे निष्कर्ष, सारे बहस बेमानी हैं, बशर्ते हम इंडिविजुअल के तौर पे हर आदमी अपनी जिम्मेदारी तय न करे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मिनिमम मेरी औकात भर क्या कर सकता हूँ, मिनिमम मेरी औकात भर क्या कर सकता हूँ। बहुत खूबसूरती से, जिसके लिए मुझे संस्था की, सरकार की, किसी की जरूरत ना हो। मैं सुबह से शाम तक आज के दिन में क्या कर सकता हूँ। दुष्यंत जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत खूबसूरती से वो चीज़ कही। और अभी थोड़ी देर पहले ये जिक्र हो रहा था कि ये मूल निवासी राजस्थान के नहीं है, और मैं अपने आप को, मैं राजस्थान में रहती हूँ और अपने आप को राजस्थानी समझती हूँ, लेकिन मूल निवासी ना मेरे पिताजी राजस्थान के थे, ना मेरी माता राजस्थान की थी, पूरी उनकी कर्मभूमि यहीं रही है। तो क्या है ऐसी बात राजस्थान की भूमि में जो हम लोग अभी भी कहते हैं पधारो हमारे देश, लेकिन सिर्फ पधारना काफ़ी नहीं है, आप जाओगे तो भी पधारो हमारे देश, हम क्या देंगे आपको? इस पे चर्चा आगे चलनी चाहिए और चलती रहेगी।
आप सबका मंच को विशेषकर और आप सब ऑडियंस का धन्यवाद।